मेरा पोता गाड़ी चला के लाया जी। गाड़ी में 3 सवारी थी। मुझे कहने लगा तुम चलो उसने यूँ क्यों जा रहा है जी। मैंने कहा लोगों की श्रद्धा ही है, प्रेम भावना ही है, तो लोग तो पैदल चल के भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भिवानी से और मोडाल तक मेरी 84 साल की उम्र होगी। मैं साइकिल पर खाया वो खड़ी मेरी साइकिल। मुंडाल तक भिवानी से मुंडाल 29 किलोमीटर आप साइकिल से आए अपने परिवार से मिलने। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय। और जैसा कि आप जानकारी रखते ही हैं कि हमारे चैनल पे आए दिन कुछ ऐसे विद्वान, कुछ ऐसे जो कुछ खास कला के माहिर हैं या समाज के लिए कुछ खास उन्होंने किया है, तो ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करते रहते हैं ताकि उनसे जो युवा पीढ़ी है वो सीख ले सके। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इंदर फोगाट जी। इंदर फोगाट का परिचय कुछ शब्दों में दे पाना तो खैर संभव नहीं है, लेकिन इतना सा जरूर बताना चाहूँगा कि इनका पूरा जीवन जो है वो शिक्षा को समर्पित रहा है। लेक्चरर रहे हैं और लेक्चरर से पहले एक अच्छे राइटर भी हैं। तो आज इंदर जी से उनकी जो जीवन से जुड़ी हैं वो बातें भी जानेंगे और गांव के बारे काफ़ी सारा ज्ञान ये रखते हैं वो भी जानेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए कुछ एक सवाल भी रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो प्रथम गूंज चैनल पे आपका स्वागत है, आपने आज वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत करते हैं कि आप शिक्षा को समर्पित रहे, आप एक अच्छे राइटर भी हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर जी, मैं मुंडाल कला जी, जो पिछड़ा क्षेत्र था, शिक्षा का अभाव था, तो मुंडाल कला में मेरे से पहले मेघराज ने मैट्रिक पास की थी। अच्छा। जो जमीन से ज़्यादा जुड़े हुए थे उनके जमीन जायदाद के मालिक थे। मैं स्वामी परिवार से हूँ जी। हमारे यहाँ जमीन कोई थी नहीं थी। तो मुंडाल कला से दूसरे नंबर पर मैट्रिक पास करने वाला मैं हूँ। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद भी धीरे धीरे कुछ बच्चे आए, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर पड़ता था और यहाँ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का बच्चों का। तो बाद में जुड़े तो ये शिक्षा का फिर प्रसार हुआ। इससे पहले अपने गांव में 3 ऐसे आदमी थे जहाँ यह शिक्षा का भाव था। हाई स्कूल की शिक्षा भी कम थी और कॉलेज के कदर की भी नहीं थी। तो हमारे 3 आदमी थे, हरनारायण, एक जैलदार, एक मानव में प्रतिमान का भाई। ये पहले लाहौर भी करके आए थे जी। यहाँ पूरा हरियाणा में इधर उधर में जो पुराना पंजाब यहाँ था ही नहीं। लाहौर जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ से ये बीए करके आए थे। ऐसा शिक्षा का अभाव था। अब शिक्षा का इतना प्रसार हो गया कि घर घर में शिक्षा फैलती जा रही है। लेकिन शिक्षा के साथ आज एक और कमी आ रही है, संस्कार घटते जा रहे हैं जी। शिक्षा तो बढ़ रही है, संस्कार घटते जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, अध्यापक की नहीं मानते। ये शिक्षा के लिए बहुत घातक है और परिवारों के लिए, संस्कारों के लिए बहुत घातक है। मैं इन तमाम बातों पे आऊँगा, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपने अपने बारे में जो बताया कि आप जो सेकंड ऐसे शख्स थे जिन्होंने मैट्रिक पास की थी, तो पहले कौन थे, मतलब थोड़ा सा वो भी पास करने वाला पंडित मेघराज था। उसके बाद मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं थे। मैं नाभा से ड्राइंग टीचर की ट्रेनिंग करके आया। अच्छा। और ड्राइंग टीचर की ट्रेनिंग करने के बाद 4 अगस्त 1964 को गवर्नमेंट हाई स्कूल चिड़िया जी, जो आज दादरी में पढ़ता है, वहाँ मैंने सर्विस ज्वाइन की। मेरी फिर पढ़ने की लालसा थी, तो मैं इसको बीच में छोड़कर CTI पास करके आया कानपुर। अच्छा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कानपुर में, जो ITI में सेक्टर लगते हैं जी। उसमें आने के बाद फिर 2000 फिर से मैंने अपने ड्राइंग टीचर से अपना जीवन प्रारंभ किया। और मेरे में लगन तो थी, और मेरी लगन को जागृत करने के लिए या तुलनात्मक अध्ययन मैंने देखा। मेरी जो मैडम आई वो लगी लगाई JBT टीचर आ गई। अच्छा। तो JB टीचर तो थी, वही ग्रेड मेरा था। 3 इंक्रीमेंट फालतू थी। मेरे कुछ लगन हुई मैं कुछ ज़्यादा करूं।
क्यों पुरुष प्रधान देश है तो कुछ न कुछ फल तो होना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी लगन से बीए पास करी, फिर बीएड पास करी, और फिर मैं भोपाल से फाइन आर्ट की एमए पास करके आया। फाइन आर्ट की एमए यहाँ हरियाणा में कहीं नहीं थी, तो मैंने मध्य प्रदेश में जाना पड़ा। और ड्राइंग टीचर के बाद मैं बीएड मास्टर लगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोंगड़ में जी। उसके 2 साल के बाद मैं डाइट बिरी कला में मैं लेक्चरर लगा फाइन आर्ट का। हमारे टाइम में लगभग 1993 में पूरे हरियाणा में 2 ही फाइन आर्ट के लेक्चरर थे। अच्छा। एक डाइट बिरी कला में मेरा मित्र था और दूसरा मैं डाइट बिरा में। केवल 2 फाइन आर्ट के लेक्चरर थे और पोस्टें नहीं थी पूरे हरियाणा में जी। हाँ, इसके बाद तो धीरे धीरे हमने भी दूसरों को जागृति लाई, उनको बताया, कुछ लोगों ने बाहर से की। फिर अब इसके बाद तो अपने रोहतक और कुरुक्षेत्र में भी फाइन आर्ट का एक डिपार्टमेंट शुरू हो गया। तो रोहतक और कुरुक्षेत्र फाइन आर्ट से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयार हो के आ रहे हैं। और आज आर्ट के लेक्चरर ड्राइंग टीचर के बजाय आर्ट के लेक्चररों की पूछ ज़्यादा होती जा रही है। और जैसे शिक्षा के साथ रोजगार भी चाहिए। अकेली शिक्षा में कुछ नहीं होता, बिल्कुल। शिक्षा के साथ रोजगार जरूरी है। उस रोजगार को जोड़ने के लिए ऐसे विषय हैं, फाइन आर्ट है, क्ले मॉडलिंग है और दूसरे प्रैक्टिकल विषय हैं, खेती संबंधी हैं। ऐसे विषयों को जोड़ा गया है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चे बेरोजगार न हों, खुद अपना रोजगार भी अपना ले जी। उसका अपना रोजगार बनाने के लिए सरकार ने भी बहुत प्रयास किया है। अब उस तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद और बेरोजगार ना रहे। और मेरे मुंडाल कला में मेरी पहली लड़की है स्नेहलता, जिसने मैट्रिक पास की। अच्छा। मैट्रिक पास के बाद मुझे समस्या आई, मैं इसको कॉलेज में कहाँ पढ़ाऊँ। बिहानी जाऊँ तो बसों में भीड़, और कहीं जाऊँ तो मेरा मन नहीं मानना लड़की को बाहर भेजने के लिए जी। मैं खानपुर गया खुद। खानपुर मैंने देखा बाहर गेट की तरफ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन पिछली साइड में जो एक चाय की दुकान थी, मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने परिचय किया वो स्कूल का कॉलेज का कैसे प्रबंध है यहाँ का। फिर कहने लगे जी आप देख लो, मेरी दुकान दोनों तरफ खुलती है जी, कॉलेज के अंदर भी और बाहर खेतों में भी। इधर से जाओ उधर निकल जाओ, उधर से जाओ उधर निकल जाओ। और फिर ये दीवार देखो, ये 4 फुट ऊंची है, इसके भी ऊपर को कूद के चले जाओ। तो फिर मेरा मन भी मैंने नहीं माना वहाँ के लिए भी, तो मैंने फिर मेरी लड़की को कहीं एडमिशन बीए तक नहीं दिलवाई। अच्छा। पर हमने प्रयास किया, बेटी ने मेहनत करी, उसको प्राइवेट बीए करवाया जी। प्राइवेट के बाद एक ऐसा चांस आया, एमडी यूनिवर्सिटी में बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस चल पड़ी जी। वो भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करवा दी। उसने कॉलेज कहीं देखा ही नहीं। अब लड़की शादी के लायक होगी, मैं उसको बाहर नहीं भेज पा रहा। तो मैंने अपने लड़की के रिश्ते के लिए मैंने उनसे बात की कि मैं लड़की को पढ़ाना चाहता हूँ, शादी कर दूंगा जी, खर्च लगा उठाऊंगा, लेकिन मैं इसको कॉलेज में ज़रूर भेजूँगा। हाँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसका परिणाम हमें ये मिला, उस बेटी ने बीए करी, बीएड करी, एमए करी, एमएड करी, एमफिल करी और प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर लग गई जी। अब उसका वो तो सरकारी में नहीं लग पाए, कुछ भी कारण हो, लेकिन उसकी बेटी ने आईएएस पास किया जी। महक स्वामी, मेरी बेटी सने की लड़की ने महक स्वामी ने आईएएस पास पता किया है मुझे, कवर किया था हमने जब। और उसी समय उसने HCS भी पास की थी, वो भी मेन में थी जी। जब मेन में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी गुड़गांव में, तब उसका आईएएस का रिजल्ट आ गया, तब उसने HCS की छोड़ के आईएएस
बिल्कुल, के मतलब लिए वो आपका बदरा तरीका- नेचर जो है वो जिद्दी रहा है कि हाँ। बच्चों को पढ़ाना है कैसे हाँ, भी, हाँ। शिक्षा की अलग जो है जगह रखनी है। हाँ, वो अब भी है, वो अब भी है, मैं अच्छा, अब भी लगा हुआ हूँ। आज है ना संस्कार घटते जा रहे हैं, शिक्षा तो बढ़ती जा रही है लेकिन हाँ। संस्कारों की कमी है, तो हाँ, इसका रीजन क्या मानते हैं, क्यों घट रहे हैं बच्चों के संस्कार? इसका रीज़न क्या बताएं? मेन तो ये है कि आजकल बच्चे माँ बाप का एक एक दो दो है, और एक एक दो दो होने के इस ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और घबराते हैं, उसको कुछ नहीं रोक नहीं सक पाते। जी। बच्चे की बुरी संगत है, या बच्चा ठीक तरह से काम नहीं करता, या बच्चा टीवी देखने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए या मोबाइल देखने के लिए जिद्दी करता है, तो माँ बाप उसको रोक नहीं पा रहे। और रोक नहीं पा रहे तो बच्चा जो स्कूल में भेजते हैं, माँ बाप का विचार भी हो गया मेरा तो अकेला बच्चा है, इसको कुछ कहना मत। जी। अब अध्यापक भी डरने लग गए। बच्चे को किसी को थोड़ी सी भी प्रताड़ना दे देते हैं तो माँ बाप चले जाते हैं, मेरे बच्चे को तंग कर दिया, आपने डांट मार दी, उसको थप्पड़ मार दिया। तो बच्चे का अध्यापकों का भी दबाव नहीं रहा, जी। माँ बाप का दबाव भी नहीं रहा, लाड प्यार ज़्यादा हो गया, संगत बुरी होगी, इसलिए उन बच्चों के संस्कार नहीं बढ़ पा रहे, माँ बाप डरने लग गए। आप एक अच्छे राइटर भी हैं, तो थोड़ा सा उस मतलब लेखन में भी जो आपका योगदान रहा है उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मुझे एक लेक्चरर मिले कॉलेज के, वो कहने लगे मैंने जेबीटी की किताबें लिखनी है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैं जेबीटी में डाइट बीरे में लेक्चरर था, मैंने कहा जी मैंने कभी लिखी तो है नहीं, फिर मुझे गाइड कर दो, मैं कोशिश कर लूँगा जी। तो उन्होंने मेरे फाइन आर्ट की किताब लिखने के लिए दे दी और कार्यानुभव की किताब लिखने के लिए दे दी। मुझे उन्होंने गाइड भी किया, और गाइड करने से मैं जेबीटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की किताब लिखने में कामयाब रहा। अच्छा। इसके साथ फिर उन्हें वो बीएड कॉलेज में थे, कहने लगे एक आध बीएड की भी लिख दो। फिर मैंने उस समय का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3, अब तो शायद बदले हुए हों जी, बीएड का पेपर नंबर और पेपर नंबर 3 और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, ये 3 किताबें बीएड की भी लिखी हैं। अच्छा। वो भी अच्छी रही है। टोटल कितनी किताबें अब तक लिख चुके होंगे आप? टोटल मैं 6-7 किताब लिख चुका हूँ। 6-7 किताबें लिख चुके होंगे। आजकल है ना दाखिले के टाइम चल रहे हैं, स्कूलों में एडमिशन ओपन है, तो माँ बाप एडमिशन करवाते हुए स्कूल जब चूज करें तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या देखें वो स्कूल में? माँ बाप खुद देखने की बच्चों की तरफ भी चल पड़ते हैं। माँ बाप खुद चॉइस करे, वहाँ का स्टाफ अच्छा हो, वहाँ का भवन अच्छा हो, वहाँ का अनुशासन अच्छा हो, वहाँ की व्यवस्था सही हो, इस बात को देखने के लिए बच्चे कहते हैं मैं तो उसमें जाऊँगा। बच्चा नाम ले जाता है, माँ बाप वहाँ दे जाते हैं, लेकिन सोचना बच्चों के माँ बाप ने ये चाहिए ऐसा सामान्य स्कूल देखें जिसमें अनुशासन बढ़िया हो, जिस पे अध्यापक बढ़िया हो जी, जो अध्यापक अपने बच्चों को अपने समझ के पढ़ाएं और हर प्रकार के शिक्षा के साथ साथ उससे अच्छे संस्कार भी दें जी, और उस पर प्रभाव भी बनाए रखें। लेकिन आजकल दिखावा करने लगे लोग, जहाँ पर हम तो बिना पंखे पढ़ा करते कुछ जाए नहीं। अब पंखे की कूलर बात छोड़ दो, जहाँ एसी है ना वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई एसी के बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। स्कूल में एसी में रहेंगे तो घर भी एसी चाहिए। हाँ। तो घर में और वहाँ दो में जब एसी हो गया तो खुले वातावरण में क्या करेगा वो? बिल्कुल। मान लिया किसी बच्चों को पढ़ नहीं पाया, या सारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाते, तो ये लेबर का काम कौन करेगा? मिस्त्री का काम कौन करेगा? दूसरे कितने काम उनको कौन करेगा? मैं एक दिन किसी मजदूर को कहने लगा भाई मेरे गेहूँ काटने हैं, तो चलो। मैंने अपने हरियाणा वाले भी पूछ लिए, ये बिहारी ये दूसरे आते हैं, इनसे पूछ लिए। कहने लगे जी फसल का काम हम नहीं करते जी। मैं बोला खाते क्या हो? खाते तो अनाज है जी, तुम उसको काटते नहीं, कहाँ जाएगा? वो चुप रह गए। खाते तो यही है लेकिन ये काम करते नहीं है। ये काम करना छोड़ देगा, फल पैदा करना छोड़ देगा, दूध उत्पादन छोड़ देगा, फसल उगाना छोड़ देगा, क्या खाएंगे? बिल्कुल। फैक्ट्री में तो दूसरी चीज़ें बनेंगी, उनसे गुजारा थोड़ा होता है, और नहीं होता
तो आज स्वास्थ्य का गिरता जा रहा है। बिल्कुल। यही कारण है, हमारे जो बुजुर्ग थे और अपने देसी खेल कूद थे, जितनी सुविधाएं आजकल खेलों की हैं, गांव में स्टेडियम है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इससे वजनदार, इससे ताकतवर हमारे पहले बुजुर्ग थे। जी बिल्कुल। हाँ, ये भी मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। मैं 1956 में 6ठी क्लास में था जी। जब मास्टर चंदगी राम जो इनकेसरी हुए, सिसाई वो मेरी 6ठी के पहले गुरुजी थे ड्राइंग के, छठ पहले, और इतने लंबे लंबे पतले से थे उसको देख के हंसी तो खैर नहीं, लेकिन बेडोल शरीर दिखता था। हाँ, यूं नहीं, लंबे ज़्यादा और शरीर कमज़ोर। जी जी। और हमारे स्कूल में एक चपरासी होता गोपीराम, वो थोड़ा कुश्ती का शौकीन था, तो चंदगी राम को गोपीराम चित मारा करते। हमारे 4th क्लास जी जी। चौकीदार, इतना कमज़ोर था, लेकिन उसमें एक लगन बनी, उसका पारिवारिक खानदान भी ऐसा था, संस्कार थे, और फिर धीरे धीरे हमारे स्कूल में हिंद केसरी बन के निकले। और उसको लगन थी, इसको छोड़ के मिलिट्री में चले गए। उसको लगन थी, मिलिट्री वाले उन्होंने उनको रोकना सोचा कि आप आपने हमारे अनुशासन में रहना है। कहने लगे तो मेरा अनुशासन तो, मेरा तो शौक तो कुश्ती है, मैं तो कुश्ती मिलिट्री की लड़ूंगा और बाहर की भी लड़ूंगा। तो उन्होंने बाहर का कहा तो वो कुश्ती छोड़ के ना आगे मारुति मानेर दूसरे के साथ वो MP में और दूसरे स्टेटों में अच्छी कुश्ती लड़के आते। धीरे धीरे फिर इनके शरीर इतने अच्छे 1.5 लोड के सुंदर गोरे, शायद ही कोई पहलवान होगा जी जो चंदगी राम था, कहीं भी देख लो। इस बीच मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आजकल है ना, इंग्लिश का कल्चर चल पड़ा है स्कूलों में बहुत ज़्यादा, सरकारें भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, सरकारें बहुत जोर दे रही हैं, और उसकी वजह से जो हमारी हिंदी है वो कंगाल होती जा रही है। आप छोटे से बच्चे को यूं कहेंगे बेटा सेब ले आ, तो उसको सेब का नहीं पता, उसको जब आप एप्पल कहेंगे तभी वो समझेगा, उसको पहाड़े का नहीं पता, वो टेबल आप कहोगे जब वो सुनाएगा, ठीक है, माइनस प्लस से वो समझेगा, वो जमा और घटा नहीं समझता वो। तो हिंदी का इतना जो कंगालीपन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सरकारों को क्या करना चाहिए? ये जो हिंदी इस तरह से कंगाल होती जा रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या दर्द है आपके दिल में? मैं तो ऐसी बात कहूँगा जो सबको दर्द होगा। मैं तो बच्चे की बजाय मैं तो माँ बाप को कहूँगा, कंगाल तो और हो रहे हैं। बच्चे को जो अपना गवर्नमेंट स्कूल है जी, सेलेक्टेड अध्यापक आते हैं। हाँ बिल्कुल। जो मेरिट के होते हैं वह गवर्नमेंट स्कूल में लगते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते, मेरिट नहीं होते, ट्रेंड भी नहीं होते, वो प्राइवेट स्कूलों में होते हैं जी। तो जब माँ बाप ये सोचता है कि उसको अपनी मातृभाषा नहीं आती, तो दूसरी भाषाएं क्या आएंगी? बिल्कुल। दूसरी भाषा सिखाने की क्या जरूरत है? तो एक बच्चा अपने जिले से बाहर नहीं जाता जी, या अपने से बाहर गांव से बाहर नहीं जाता, उसको इंग्लिश सिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। उसको तो अपना मैथ, गणित और दूसरे विषय सिखाएं, उसके रोजगार को सिखाएं, रोजगार के विषय सिखाएं, और उसके ऐसी और अपनी मातृभाषा सिखाते सिखाते उसको ऐसी इस योग्य बनाए कि कितनी भी कौन सी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार ना हो। अब बच्चे को हिंदी से तो गिनती नहीं आती जी, अंग्रेजी गिनती आती है। हाँ। तो माँ बाप की अकल नहीं है ये। माँ बाप क्यों नहीं सोचता मेरी हिंदी आनी चाहिए, मैं भी सिखा दूंगा, इसकी माँ भी सिखा देंगी और भी सिखा देंगे। तो माँ बाप क्यों नहीं सिखाते? माँ बाप का ट्रेंड ऐसा हो गया कि इंग्लिश के पीछे भाग लिया वैसे बेकार में, और इंग्लिश के पीछे भाग लिए, इंग्लिश वाले अपने बजाने लग रहे हैं। ट्रम्प हमारे बजाने लग रहा है। बिल्कुल। सीख के क्या करेंगे बच्चे? सीखे साखे तो भगाने लग रहे हैं। हाँ। जब हमने बाहर जाना नहीं है, पहले मातृभाषा सीखो, फिर अपनी राष्ट्रीय भाषा सीखो, उसके बाद अंग्रेजी और दूसरी भाषा सीखो। सीखे वही जिनको बाहर जाना है। बिल्कुल। जिनको बाहर जाना नहीं उनको सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पहले थे अद्धा पौना डैया, ये हम पढ़े होते थे। बिल्कुल होते थे। और जबान नहीं बता देते इतनी फसल इतने की होगी। आप बच्चे बताए नहीं, वहाँ तो कंप्यूटर से देखे उन्हें पढ़े भी नहीं आते। तो जबानी जो बातें थी, आध्यात्मिक जो बातें थी, मौखिक जो बातें थी, प्रैक्टिकल जो बातें थी,
उससे हटके लोग ही हटते जा रहे हैं। लोगों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, विचार है, वो गलत होते जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे हैं ना बहुत एडवांस भी हो गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस हो गए हैं। आपने देखे होंगे सुसाइड के जो केस हैं वो छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हथियारों के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनको ऐसी ऐसी नॉलेज है बच्चों को जो मतलब समाज के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए तो खतरनाक है ही है। तो मेनली ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को है ना शिक्षा तो दिलवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा से पहले यूँ सोच रहे हैं कि बच्चा कैसे पैसों की मशीन बने। तो इस सोच पे क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप ऐसे माँ बाप को? देखो, प्रकृति जो है ना, प्रकृति देती है। एक तो हाई पावर बच्चे होते हैं जी, श्रेष्ठ, एक मध्यम दर्जे के होते हैं, एक उससे नीचे के होते हैं जी, एक बिल्कुल मध्यम दर्जे से भी नीचे होते हैं। उस मध्यम दर्जे के बीच वाले दर्जे के बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में छोड़ के उसका दिमाग तो जो प्रकृति ने भगवान दे दिया उतना ही है, लेकिन उसको ऐसे स्कूल में छोड़ने के बाद इतनी आशाएं करने लग गए और उसको इतना बाध्य कर देते तेरे 99% नंबर ने लिए, तने 98% नंबर ने लिए। ना तो उन्हें खुद लिए थे, ना उनका वातावरण है, ना उनका ऐसा दिमाग है जी। तो उनको दबाव प्रेशर क्यों डालते हैं? प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने से वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं और तय कर लेते हैं, तीसरी चौथी मंजिल से कूद जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बातें होते हैं और लिख के दे देते हैं पीछे से, एक पापा मम्मी आपने जो चाहा था मैं उसमें कम सफल नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने हत्या कर रहा हूँ। तो बच्चे जैसा उसका स्तर है उसी के अनुसार काम करवाए और ज़्यादा होप ना रखें। बल्कि बच्चे ने परीक्षा दी है, परीक्षा देने के बाद उसका दिमाग ऐसा बना दे पहले से ही, बच्चा तुमने परीक्षा दी है, आपसे पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई बात भी नहीं है, फिर परीक्षा देंगे, ये अपने हिसाब से जो कर रहे हैं अपना ठीक होते हैं। लेकिन बच्चे के रिजल्ट से पहले ये उम्मीद करने लगे तुझे नंबर क्यों नहीं लिए, इस परीक्षा में तुम्हें क्यों नहीं आया, तो बच्चा और क्या करा, मेंटली प्रताड़ित कर दिया, इसलिए आत्महत्याएं बढ़ती जा रही। अच्छा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दोस्तों, इंदर फोगाट को आपने सुना और वाकई बेहद जो जुझारू शख्सियत हैं और काफ़ी शिक्षा जगत के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया है जो लिख बोल के बता पाना संभव नहीं है। फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो मुंडाल कला का श्याम मंदिर है उसमें शिरकत करने आए थे, वैसे शायद भिवानी रहते हैं, तो सौभाग्य हुआ हमारा कि बातचीत हो पाई। फिर कभी ऐसी ही किसी शख्सियत से मिलवाएंगे। हाँ बोलो। आज की भी एक बात बताता हूँ। जी बताएं। जैसे मेरी श्रद्धा है, श्याम जी का मंदिर है जी, मेरा जन्म स्थान है जी, मेरा पोता गाड़ी चला के लाया जी, गाड़ी में 3 सवारी थी, मुझे कहने लगा तुम चलो उसने यूँ क्यों जा रहा है जी, मैंने कहा लोगों की श्रद्धा ही है, प्रेम भावना ही है, तो लोग तो पैदल चल के भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भिवानी से और मुंडाल तक मेरी 84 साल की उम्र होगी, मैं साइकिल पर खाया वो खड़ी मेरी साइकिल। मुंडाल तक भिवानी से मुंडाल 29 किलोमीटर आप साइकिल से आए अपने परिवार से मिलने जी, अपने परिवार को ये प्रेरणा देने के लिए कि मेहनत करो और सफल हो, लूटो मत किसी को जी, परिश्रम को मत छोड़ो, हाँ, अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। अब जाते हुए फिर कहने लगे मैंने दादा चल इतनी दूर आएगा, अब तो गर्मी होगी, गर्मी मरेगा। मैं बोला भाई 4 बजे चलूँगा, और ये मेरी साइकिल मैं 7 बजे 6:30 बजे पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यहाँ आने का आज उद्देश्य यही था, ये गाड़ी मेरी खाली गई, बिल्कुल बिल्कुल, पोता मेरा चलाने लग रहा, दिक्कत हमें क्या थी, बिल्कुल, लेकिन बच्चों को लोगों को प्रेरणा मिले, मैसेज देना, मेहनत करना ना छोड़े। जहाँ सामूहिक जगह है रोडों पर वहाँ मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। आज बड़े बड़े मेरे लगाए बड़े बड़े पूरे वृक्ष हो रहे हैं, नीम पीपल बड़ा त्रिवेणी वगैरह, तो मैं कोशिश करता हूँ खाली ना बैठ, मुझे काम भी नहीं है और खाली भी नहीं बैठता जी जी जी, जिम्मेवारी वाला कोई खास काम नहीं है मुझे, अब मेरा मैं करना जरूरी हो, लेकिन मैं खाली नहीं बैठता। आज मैं बस में आ जाता, मैं गाड़ी में आ जाता पोते के साथ, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं निठला हो जाता, सुस्त हो जाता बिल्कुल, और मेरा जो साहस गिर जाता। अब मैं अपना साहस को बनाए रखने के लिए 4 बजे चलूँगा, साइकिल पर जाऊँगा, भिवानी पहुँच जाऊँगा। वाह।
तो बहुत ज़बरदस्त बात है और युवा बच्चे जो युवा वर्ग देख रहे हैं वो सीख ले सकते हैं। वो एक संत की लाइन याद आ गई मुझे कि भले मैंने तो मतलब 90 साल के जवान भी देखे हैं और 17 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं। तो ये सच्चाई है कि 90 साल के जवान मैं देख रहा हूँ और वाकई शायद हमसे ज़्यादा फुर्ती है, हम शर्मिंदा हैं अपने आप को जवान कहते हुए। और खासकर ऐसे जो लोग हैं, ऐसी महान हस्तियां हैं, उनसे प्रेरणा जरूर लें। साइकिल से 30 किलोमीटर का सफ़र बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों लंबी जरूर हो गई बातचीत, पर दावा है कि काम आने वाली चीज़ें हैं और थोड़ा सा भी अगर आप इस वीडियो से सीख के और अपनी सोच बदल पाए, अपनी मानसिकता बदल पाए, तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सफल हो जाएगा।